हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। अभी तक हमने कुछ इसके जो भी हमारा संविधान चैप्टर चल रहा है तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो थी उनको उनके बारे में डिटेल से समझे हैं। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मुख्य लक्षण क्या क्या है। ठीक है, इसकी कुछ मुख्य और बातें हैं। अभी हमने समझा था कि हमारे देश के लिए किसी भी हमारे ही देश का किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान आखिर क्यों जरूरी होता है, इतना जरूरी क्यों होता है कि मतलब किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज के रूप में होना चाहिए। और संविधान हम उसी को कहते हैं जो एक लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे पास उपस्थित होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या बात की गई है। सबसे पहले थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पे यदि बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमत विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपर्युक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिखाई दे रहे हैं और ये कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। और ये क्या है, संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि संविधान सभा का जब गठन होता है, निर्माण होता है कैबिनेट मिशन के तहत, उस टाइम पे संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। ठीक है, तो 389 मेंबर्स में से वहाँ पे कुछ महिलाएं भी शामिल थी। और उसके बाद महिलाओं की संख्या बहुत ही कम थी और पुरुष जो थे वो हालांकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, यानी 10-15 मुश्किल से महिलाएं थी और सभी पुरुष ही पुरुष थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये संविधान सभा ही है और इसमें ये आपको लौह पुरुष जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं और ये एक महिला है जो कि आपको दिख रही है। ठीक है, उसके बारे में मतलब कि अब हम यहाँ पे आगे बात करें तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि जो इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि 20वीं सदी तक आते आते यानी 19वीं सदी से ये पूरा जो वो एक कहें कि प्रॉपर तरीके से या ओपनली खुल के संघर्ष होता है वो अच्छे तरीके से 19वीं सदी में ही होता है। और 20वीं सदी के आते आते क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वर्ड भी हम लोग पहले ही लिख चुके हैं और जो भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं, आई होप कि उन सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे ये वर्ड आया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, तो यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हमको उतना बड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि जब वो बहुत से लोग, पूरे देश के लोग किसी भी कार्य के लिए इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ते हैं या अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो उतना सब कुछ हमको नहीं ना लिखना ना पढ़ना पड़ेगा, बस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख सकते हैं और पढ़ने वाला भी समझ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और हम भी समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ पे क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये स्वतंत्रता संघर्ष चल ही रहा था और उसी टाइम पे क्या किया था कि जो भारत के लोग थे यानी भारतीयों ने विचार किया था, कई सारी बातों पे विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल बनती है बात ये सोचना कि जब हम इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं, भूख प्यास, अपना सुख सुविधा जितना भी है सब कुछ छोड़ के हम रात रात भर सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, बिना खाए बिना पिए, बिना ना तो जूते ना चप्पल, कुछ भी नहीं, कपड़े के नाते एक शरीर में धोती होती है, तो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो जब इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए तो कर रहे हैं और स्वतंत्रता मिल भी जाती है, बट क्या गारंटी होती है कि हमको यदि कुछ हम सही तरीके से स्वतंत्रता के बाद भी कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होगा तो फिर से कोई गारंटी नहीं है कि हम गुलाम नहीं हो सकते हैं।
बिल्कुल हो सकते थे, क्योंकि यदि पूरा अच्छे तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता, तो ऐसा तो कोई और देश भी आके हम पे फिर से गुलामी मतलब यहाँ हमको गुलाम बना लेता और हम फिर से हो जाते। तो ये जो थे, कौन थे हमारे जो महान विचारक थे, उनके अंदर ये चिंता सताए जा रही थी कि हम संविधान मतलब स्वतंत्रता के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं। फाइनली कैबिनेट मिशन तक पहुँच ही चुके हैं, मतलब संविधान सभा का निर्माण भी हो चुका है, अब संविधान बनाना है। तो कैसा संविधान होना चाहिए, ठीक है। हम बना तो दे, लिखना भी है, तो कैसा लिखना है। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमको एक नोट्स का फॉर्मेट बनाना है, और वो भी हमको बुक से पढ़ के बनाना है। बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है, और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि जैसे हमको नोट्स का फॉर्मेट बनाना, ठीक है। तो हम आप में से ही बहुत से लोग हैं, अभी जो दो आईपीएस या आईआरएस सर की जो हमारी मीटिंग हुई, यानी जो उन्होंने गाइडेंस दिया, मैंने देखा भी कई सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट मेकिंग कैसे करें, बुक की नोट बनाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे, और हमारे आपके सबके मन में ये डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इतना इमेजिन कीजिए कि हमको बुक पढ़नी है, उसके बाद हमको क्या करना है, बुक से कुछ इम्पोर्टेंट बातें छांट के हमको अपनी नोट्स में लिखना है। वो मेरे पल्ले, मतलब हम सबके पल्ले नहीं पड़ती है कि हम इसको लिखें कैसे, ठीक है। तो वहाँ पे तो एक पूरा देश का निर्माण, मतलब कि कैसा होना चाहिए, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, और क्या क्या बातें, मतलब उन्होंने आज तक की सोच के बातें संविधान में लिखी थी, ठीक है। कि आज ऐसा नहीं लिखा था कि हम संविधान का निर्माण कर दें, तो अभी निर्माण कर रहे हैं 1946 में, 1949 तक भी उसका कोई मतलब पुख्ता सबूत ना रह जाए, सब कुछ मिट जाए। उन्होंने ऐसा नहीं, पूरा भविष्य को देख के उनको लिखना था कि कैसे हमारा एक स्वतंत्र भारत हो सकता है, ठीक है। कैसे हमारे स्वतंत्र भारत का विकास हो सकता है, और हम फिर से किसी दूसरे के गुलाम नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी क्या किया कि जितने भी विचारक थे, काफ़ी विचार विमर्श किया, कई सारे देशों के संविधान पढ़े उन्होंने, उसके बाद ही उन्होंने संविधान लिखा है। और आप जब पॉलिटी पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत जी की, वहाँ पे आप समझोगे कि कैसे उन्होंने, मतलब हर एक देश से, ठीक है, और उसमें लिखा भी है कि भारत के संविधान को कुछ आलोचक उधार का थैला भी कहते हैं। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन मेंस में पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आखिर ऐसा क्या रीजन था जो कि आलोचक यहाँ तक की संज्ञा दे देते हैं कि भारत का संविधान एक उधार का थैला, ठीक है। हालांकि आप उसके बारे में जब एम लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि यदि मैं वहाँ पढ़ाने, एम लक्ष्मीकांत जी को यहाँ पढ़ाने लगी, तो फिर हमारी एनसीईआरटी पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो आपको यदि अभी पढ़ना हो, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, अच्छे तरीके से समझा रही हूँ और नोट्स भी बनवा रही हूँ, तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन चैनल, वहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हालांकि ये मुझे अब बार बार बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट यदि आप लोग इंटरेस्टिंग हो तो जाके वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको और भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, जहाँ से भी आपको समझ में आए आप वहीं से अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बाद हम आगे बात करें, तो क्या होता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था, वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, ठीक है। यानी ब्रिटिश जब शासन थी, उसके अंतर्गत हमें जो भी नियम कानून मानने पड़ते थे, उसको हमने खुद नहीं बनाया था, वो ब्रिटिश सरकार बना रही थी, हमारे ऊपर थोप रही थी, तभी तो हम गुलाम है। गुलाम का मतलब क्या हुआ, गुलाम का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि आपको, हम यदि आपको एक निवाला उठाना है, तो आप मेरी आज्ञा से उठाओगे, ठीक है। यानी आप क्या हो गए, मेरे गुलाम हो गए। तो गुलाम का मतलब यही था कि वो लोग नियम कानून बनाते थे, और हम लोगों को ना चाहते हुए भी, चाहते हैं तो ये गुलामी नहीं होगी, कि यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे हम नहीं कह सकते कि आप मेरे गुलाम हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन आप उस काम को नहीं करना चाह रहे हैं, और मैं ज़बरदस्ती आपसे करवा रही हूँ, ठीक है। आप पढ़ना नहीं चाह रहे, मैं बोल रही हूँ नहीं तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हो, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि नहीं यही करना पड़ेगा तुमको, तुम इसके अलावा नहीं करोगे और कोई काम, आपका कुछ इंटरेस्ट दूसरा है, हम आपसे दूसरा काम करवा रहे हैं,
वहाँ पे यानी कि हम आपको अपना गुलाम बना के रख लिए हैं, ठीक है। यानी कि हम जो चाहते हैं आप वो करते हो, आप जो चाहते हो आप वो नहीं कर पाते हो। मतलब क्या है कि ब्रिटिश शासन रूल बनाती थी और हम लोग उसको ना चाहते हुए भी, ठीक है। गुलामी का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही हम कह दें कि गुलामी थी, क्या गुलामी थी पता होना चाहिए ना कि गुलामी का मतलब क्या होता है। कि यदि किसी का इंटरेस्ट है उनके काम में तो वो गुलामी कैसे हो गई। हमको आनंद आ रहा है उनके काम में तो अच्छा। ये बताइए आप कि जैसे आपको सपोज मैंने कोई काम बोला, ठीक है, आपको वो काम करना अच्छा लग रहा है, क्या आप बोलोगे कि मैं उसका गुलाम हूँ? बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको वो काम अच्छा लग रहा है, आप इंटरेस्टेड हो। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही आपको कि नहीं आप बिल्कुल ये काम करो ही, ये काम करो ही। मैं तो बोल रही हूँ कि भई आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आप कर रहे हो, वो हम गुलामी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। गुलामी हम उसे कहते हैं कि जो काम हम नहीं करना चाहते, कतई नहीं करना चाहते, मतलब दिल दिमाग कहीं से भी, फिर भी लोग बाग हमसे क्या कर रहे हैं, काम वही काम करवा रहे हैं, तो हम क्या होते हैं, गुलाम माने जाते हैं, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन आपको जब पता होगी तभी आप किसी को बोल सकते हो कि गुलाम हो, और ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि ये गुलाम है, ठीक है। आपने सुना होगा कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं घर में कि जोरू का गुलाम है, तो यानी वो हर बात मानता है, जो भी घर के हस्बैंड होते हैं उनको हर बात माननी पड़ती है, ठीक है। और जो नहीं मानते उनको बोलते हैं कि ये तो बड़े खड़ूस है। और आजकल तो खैर ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है, घर में आप लोगों के घर में ही कई सारे होंगे। बिल्कुल आप घर से एग्जाम्पल लिया करिए, ठीक है, कि वहाँ ही बोलते हैं कि ये तो जोरू का गुलाम हो गया। यानी जोरू का गुलाम हो गया मतलब कि आप सारी बातें अपनी वाइफ की सुन रहे हैं, ना चाहते हुए भी कि वो जो कह रही हैं कि कहीं गुस्सा ना हो जाए उसको मानना पड़ता है। सो मतलब मेरा समझाने का, मैं समझाना चाह रही थी, बस इसको थोड़ा गलत तरीके से मत लीजिएगा। तो यहाँ पे वही बात थी कि हम ना चाहते हुए भी उनकी बात मानते थे, क्योंकि वो सारे नियम कानून हमारे द्वारा नहीं बनाए गए थे और हमारे हित में भी नहीं थे, हमने इसीलिए संघर्ष किया। और आप इमेजिन कीजिए कि यदि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कोई नियम कानून बनाती है और वो हमारे हित के लिए होती, ठीक है, तो हम क्यों लड़ाई कर लड़ते। हमें तो ठीक था ना कि हमको बिना मेहनत का सब कुछ मिल रहा है, हमारे हित का है, फिर हमें लड़ाई लड़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वहाँ पे हमको नहीं मिल रहा था, तभी तो हमने लड़ाई लड़ी। और इसीलिए फिर क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि मतलब अपने तरीके से पूरा बनाना चाह रहे थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, ठीक है। यानी उन लोगों ने इतना कर दिया था कि हमारा जो देश होगा वो एक लोकतांत्रिक देश होगा, दैट मीन्स एक डेमोक्रेसी कंट्री होगी, ठीक है। उसमें प्रत्येक नागरिक यानी कि जितने भी वहाँ पे निवास करने वाले सिटीजन हैं वो क्या करेंगे कि प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार, मतलब कि सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से आ खड़ी हुई कि अब हमने, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल समझिए। हमने क्या किया, खाना बनाया। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या थी, खाना कैसे बनाए, ठीक है। यानी कि पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि किसका खाना बनाएं, यानी कि खाने में क्या बनाएं। उसके बाद आता है कि हमको खाने में मिल गया कि ठीक है हमको रोटी बनानी है, ठीक है, लेकिन अब रोटी बनाए कैसे। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये तैयार हुई, हमको आटा मिलता है तो हमको समझ में, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इस आटे की रोटी हम बनाएं कैसे, ठीक है। और रोटी बनाना भी हम सीख गए। उसके बाद हमको ये नहीं पता है कि अब रोटी बनाना तो सीख गए लेकिन उसको खाएं कैसे, अब वो नहीं पता हमको, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक ना एक समस्याएं आ रही थी कि हमने ये तो समझ लिया कि भारत के लिए, हमारे देश के लिए संविधान जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी थी कि जो संविधान नहीं लाया जाता तो नहीं सुधार होती। तो पहले ही हमने समझा कि देश के लिए एक संविधान होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए, लेकिन उस दस्तावेज को बनाया कैसे जाए, वहाँ पे इसको अब समस्या ये खड़ी हुई। ये तो हमारे समझ में आ गया कि ये जरूरी है, लेकिन अब हम इसको बनाए कैसे, ठीक है। तो अब ये तय करना सबके लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो गया था कि इसका गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों, ठीक है। यानी कि पूरा देश जब हमको चलाना है तो हम उसका गठन कैसे करें और उसके कामकाज का रूल रेगुलेशन क्या होना चाहिए, वो सारी बातें अब उनके दिमाग में फिर आने लगी। फिर वो क्या करते हैं कि यह काम
यानी कि बात करें तो यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था, ठीक है। और बिल्कुल भी किसी एक आदमी के बस में नहीं था, और ना तो हम एक आदमी के दम पे स्वतंत्र हुए हैं, ना तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी जी के द्वारा ही हम स्वतंत्र हुए हैं, और ना ही ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लाल बहादुर जी का ही योगदान था, ना तो ये कह सकते हैं कि बाल गंगाधर जी का ही योगदान था। मतलब एक सिंगल पर्सन का हम नाम नहीं ले सकते हैं कि स्वतंत्रता में हमारे, यदि हम बोल दें तो बिल्कुल गलत बोलेंगे कि यदि महात्मा गांधी नहीं होते तो हम स्वतंत्र नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अलावा और भी बहुत से ऐसे नेता थे जिनका हाथ था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही आप ले लीजिए। अब यहाँ पे हम कह दें कि नेहरू जी नहीं होते तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता, ठीक है। मतलब इसका मतलब साफ साफ हुआ कि हम सबको नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि सबने कुर्बानी दी है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम उन जनताओं का नाम भी लें, हालांकि उनका नाम नहीं ले सकते हैं, जो लीडरशिप होते हैं उन्हीं का ही हमेशा नाम लिया जाता है, तो उनका भी यदि हम नाम लें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक हमारे अकेले गांधी जी या नेहरू जी अकेले नहीं कर सकते थे। उनके पीछे जब जनता चली है तब उन्होंने संघर्ष के लिए उनको बल मिला, सपोर्ट मिला, ठीक है। यदि उनके पीछे वो अकेले होते तो हो सकता है कि वो इतना जल्दी, मतलब इतना जल्दी क्या, नामुमकिन था, ठीक है। कभी ये मुमकिन ही नहीं था कि हम स्वतंत्र हो पाते यदि हम सब उनके पीछे नहीं चलते। तो हम किसी एक पर्सन का नाम, यहाँ पर्टिकुलर पर्सन का नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे संविधान जब बनाना हुआ तो 389 सदस्य क्यों बनाए गए थे? क्योंकि किसी एक के बस की बात नहीं थी पूरे देश का संविधान बना लेना। एक लोकतांत्रिक देश था उसको, और वो कितने टुकड़ों में बटा हुआ था हमारा देश, ठीक है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पे देखते हो कि अलग अलग कितने सारे प्रांत थे, और वहाँ पे उसको इकट्ठा करना कितना एक मुश्किल काम था। सारे राजा महाराजा थे, आपको पता होगा कि 520 के लगभग जो रियासतें थी, ठीक है। सॉरी, 520 नहीं, 552 थी। 552 रियासतों में अब उनको क्या किया, मतलब कि जो राजशाही यहाँ पे शासन चल रहा था, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था, अब ये 552 रियासतों को मिलाना था। उन्होंने कैसे कैसे उनको संघर्ष किया, कैसे फिर हम अपने में ही कैसे कैसे मिलाए हैं, और उसके बाद भी आज तक जो मुद्दा बना रहा एक जम्मू कश्मीर का, वो यही वजह थी एक, ठीक है। यानी कि ये जम्मू कश्मीर भी एक देसी रियासत थी, और यहाँ पे जो इनके राजा हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया कि मुझे स्वतंत्र रहना, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे खैर कि वहाँ पे आता है ना कि जब संविधान का निर्माण हो बन चुका होता है और भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता है, तो उसमें कहा जाता है कि यदि आप वो क्या कर सकते हो, भारत में रहना चाहते हो, जो देसी रियासत होते हैं उनको खुली छूट दे दी जाती है कि आप भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहे, पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो पाकिस्तान में रहे, अदरवाइज यदि स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र रहे। और कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि क्या निर्णय ली थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर भी थी, ठीक है। तो कुछ को मिला लिया गया था, जम्मू कश्मीर को भी विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था, लेकिन उसमें कुछ ही अधिकार हमको प्राप्त थे, पूरे अधिकार प्राप्त नहीं थे। अभी 31 अक्टूबर 2019 तक की मैं बात कर रही हूँ कि अभी तक ये मुद्दा बहुत बिल्कुल बना हुआ था, ज्वलंत मुद्दा था, और हर समय आए दिन यहाँ पे अटैक होते रहते थे। हालांकि अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा, खैर वो कभी नहीं आएगा ना सुधरने वाला, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो भी इसके बनाने वाले थे वो सोच रहे थे, ठीक है, कि क्या कैसे किया जाए, कैसे क्या होगा, क्योंकि एक तो कोई अकेला नहीं कर सकता था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। तो यहाँ पे जो लगभग दिया हुआ है इसकी एग्जैक्ट संख्या कितनी थी, 389 थी, ठीक है। यानी 1946 में जो संविधान, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, हालांकि मैं बीच बीच में ना भी बोलूँ कि इसको आपको लिखना है तो आप लिख लेना, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे। जैसे ये है कि 379, यानी कि बात करें तो 389 मेंबर उसमें थे संविधान सभा में, जिसके योगदान के कारण बना था हमारा संविधान, ठीक है। तो कब ये संविधान सभा का गठन हुआ था, 1946 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। कितने मेंबर थे इसमें, तो इसमें मेंबर थे 389 मेंबर थे, ठीक है। और यदि लगभग
क्योंकि यहाँ पे लगभग इसीलिए लिया गया है कि एग्जैक्ट संख्या नहीं थी। हालाँकि आप लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ोगे, वहाँ पे पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि 389 मेंबर, एग्जैक्ट संख्या दी हुई है कि 389 मेंबर थे जो कि हमारी संविधान सभा में थे। और पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद कुछ मेंबर क्या है कि पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो उसके बारे में खैर आगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि संविधान सभा के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं लगातार, ठीक है? क्योंकि संविधान हमारा कब तक बना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है? तो यानी कि 2 साल लगे, पूरा लगभग हम ये भी बोल सकते हैं 3 साल, यानी 11 महीने 18 दिन, और भी 10-12 दिन होते तो क्या हो जाता हमारा, या कि 20 से 22 दिन होते तो 12 महीने हमारे पूरे हो जाते, ठीक है? यानी कि बात करें हम तो 3 साल पूरे हो जाते, तो लगभग यदि आप 3 साल भी लिखते हो तो सही हो जाएगा। और एग्जैक्ट टाइम पता है आपको, एग्जैक्ट डेट पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगले 3 साल तक संविधान सभा की लगातार बैठकें होती रही हैं। यानी कि 1946 में संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक होती है और 29 नवंबर 1949 को संविधान फाइनल रूप से पढ़ा जाता है, ठीक है? तो यानी प्रस्तावना कब पेश की जाती है? तो अधिनियमित अंगीकृत जो भी आत्मार्पित है, और ये जो नीचे के लास्ट के वर्ड हैं इनको आप लोग सीक्वेंस से प्लीज पढ़िएगा, यदि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको सीक्वेंस से रटना है। कभी कभी प्री में आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, और ये काफ़ी फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? कि आपने अंगीकृत यदि पहले है और आपने बाद में कर दिया तो वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है उसके जितने वर्ड हैं जैसे लिखे हुए हैं उसी तरह हमको पढ़ना है, ठीक है? और एकदम से बिल्कुल पूरा उसका एक ही लाइन स्टेटमेंट, हम भारत के लोग, कहाँ वर्णित किया गया? ये कहाँ बात कही गई हम भारत के लोग? अब उसकी पहली लाइन ही दे दिया ऑब्जेक्टिव में, अब करो साल। वहाँ पे यदि आपसे प्रस्तावना बनती है आप बिल्कुल डायरेक्ट दोगे कि प्रियम्बल में है, उद्देशिका या प्रस्तावना में है, ठीक है? लेकिन हमको पता ही नहीं हम भारत के लोग, तो हम किसी में भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो इसलिए वो संविधान की प्रस्तावना को अच्छे तरीके से हमको पढ़नी है। और उसी दिन क्या हुआ था, यानी कि बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और जाके लगातार बैठकें होती रहती हैं, ठीक है? जब एम लक्ष्मीकांत जी की मैं बुक पढ़ोगे आप लोग, वहाँ पे आप लोग समझोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वहाँ से यदि अभी इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन, वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, मैंने समझाया है। और आई होप कि आपको सभी को समझ में भी आएगा, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ एनसीईआरटी हमको समझाना चाह रहा है मेन अभी इसके आगे और डिटेल में भी जाएंगे, एनसीईआरटी में भी और डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी, पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक क्या हुआ था कि बड़ी जिम्मेदारी थी, ठीक है? अब एक और जिम्मेदारी सामने आ गई। अब वो जिम्मेदारी क्या थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, ठीक है? यहाँ पे यानी विविधताओं का देश है, 6th क्लास का पहला ही चैप्टर था और हमने पढ़ा भी था। तो क्या था कि विविधताएं, बहुत ज़्यादा विविधताएं थी। मतलब कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारे देश में कई सारे समुदाय हैं और जो अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, हालांकि उठा पाए बट उतना अच्छे तरीके से जितना वो सोच के रखे थे कि हम अलग कर देंगे, फूट डाल देंगे और उसके बाद हम राज्य कर लेंगे, तो वो खैर नहीं हो पाया। कुछ टाइम तक किए, कुछ क्या 200 वर्ष बहुत होते हैं, ठीक है? तो 200 वर्षों तक तो राज्य किया यहाँ पे, बट फिर भी हम जागे और उनका अंत किए यहाँ से, ठीक है? तो बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी ना तो कोई भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, ठीक है? जितने भी समुदाय के लोग थे, ना तो एक लैंग्वेज थी उनकी, ना तो एक उनका बात करें तो रीजन था, ना तो उनकी एक जैसी संस्कृति थी, हमारी आपकी ही नहीं मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम ही आप लोग तो अलग अलग थे, जो बताया जा रहा है यहाँ पे। वैसे भी क्या था कि जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, ठीक है? उस टाइम बिल्कुल सही बात है, उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, ठीक है? यानी कि उस टाइम पे जब संविधान का निर्माण होने जा रहा था, उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि आप जब पढ़ोगे पॉलिटी में, वहाँ पे साफ साफ लिखा हो कि संविधान सभा की
पहली बैठक का ही बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया था कि हम पहली बैठक में ही शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है। यानी कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि पहले से ही संविधान के लिए अलग से पाकिस्तान की, मतलब कि जो भी संविधान सभा से अलग से पाकिस्तान की मांग रख ली थी। ब्रिटिश सरकार से बोल ही दिया था कि हमको अपना अलग से पाकिस्तान चाहिए, और खैर पाकिस्तान वो अलग करवा के ही रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय ही हो चुका था, लेकिन महात्मा गांधी जी की वजह से कुछ टाइम तक रुका भी रहा, क्योंकि उनका कहना था कि यदि पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा सबको, ठीक है। लेकिन फिर जब जिन्ना जी के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ बिल्कुल उथल पुथल मचाया गया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और नेहरू जी ने कहा कि यदि पाकिस्तान बंटवारा लेना चाहेगा तो भी हम देंगे, और यदि वो नहीं भी लेना चाहता तो भी हम पाकिस्तान को अब अलग करके ही रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि आप यहाँ पे एक एग्जांपल से समझो कि सपोज आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और यदि पांचों उंगलियों में से कोई एक उंगली बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, हमेशा आपको तकलीफ दे रही, हमेशा आपको तकलीफ दे रही है, और उस उंगली को कटवाने से आपका वो दर्द हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि रोज रोज के दर्द से बेहतर है कि हम इस उंगली को अपने हाथ से निकलवा ही दें तो बेहतर होगा, ठीक है। यानी कि पांचों उंगलियों में से यदि एक वही उंगली हमारे जीवन हुई है, तो हम क्या करें, इस उंगली को यदि इसको हम कटवा देते हैं तभी हम सुकून से रह पाएंगे। और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि अब जब इन्होंने इतना हंगामा किया ही है, तो अब पाकिस्तान यदि भारत में रहना भी चाहेगा तो हम नहीं रखेंगे, ठीक है। मजबूरन अब हम इनको खुद अलग करेंगे यदि होना चाहे तो भी, और नहीं होना चाहे तो भी, क्योंकि उनके कुछ ऐसे कारनामे ही वो लोग कर रहे थे कि इनको मजबूरी में अलग करना पड़ा, जबकि महात्मा गांधी जी बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि पाकिस्तान का हम बंटवारा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो चुका था। कुछ रियासतें जो थी तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनको तो खुली छूट थी कि आप जहाँ चाहो रह सकते हो या कि स्वतंत्र रह सकते हो, तो वे क्या की किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, ठीक है। यानी जनता की जो थी सामाजिक भी, क्योंकि अंग्रेज एकता तो जितना सब कुछ था, धन तो अंग्रेज ही चूस ले गए थे, और खून भी जो था वो आधे से अधिक अंग्रेज ही अपनी सेवा में, मतलब अपनी गुलामी में हमारा चूस लिए थे। तो वहाँ पे वो सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों तरह से क्या हो रहे थे, बिल्कुल ही भयानक भयंकर स्थिति उनकी थी, बहुत गंभीर थी, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। अब जब संविधान का निर्माण हो रहा है, उनके सामने ये सभी मुद्दे थे। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया, ठीक है, और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए क्या था कि गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया था, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये सारी देश की हालत को देखते हुए उन्होंने संविधान लिखा था कि देश की जो हालत है वो कैसी हो रही है और आगे चल के कैसे इसमें सुधार किया जाएगा और क्या क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी बातें नज़र में रख के उन्होंने संविधान का निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है कि आगे के हिस्से में संविधान, भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक, आर्थिक और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे क्या होगा कि इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया था, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से एक हम अपने लाइफ के लिए भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
सपोज जैसे हम लोग काफ़ी बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं दुनिया भर का फलाना फक्कड़ जितना भी होता, कोचिंग नहीं मिल रही, अच्छे पैसे नहीं मिल रही, बुक्स नहीं मिल रही हैं, कोई सोर्सेज नहीं अवेलेबल हो रहे, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, वाटेवर जितना भी होता हम सब बना लेते हैं, ठीक है। बस इतना करते हैं कि करना ना पड़े, बाकी बहाने जितने भी होंगे वो सब कुछ हमारे पास उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात सोचिए कि भारत में कितना संघर्ष चल रहा था, ठीक है, और वहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, लेकिन उन्होंने जो संविधान के निर्माण करता थे वो सब कुछ देख रहे थे। कहाँ एक और हमारे देश का दो हिस्सों में बंटवारा हो रहा था और वहां पे उसके अंदर भी वो लड़ रहे थे, और उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल लगे हुए थे कि किस तरह हमारी जनता की भलाई हो और कैसे एक अच्छे संविधान का एक बिल्कुल मतलब ऐसा संविधान या दस्तावेज को तैयार करने में वो लगे हुए थे कि जो कि भविष्य तक आने वाले भविष्य को भी सुधार सके, ठीक है। वर्तमान तो सुधरे ही, आने वाला भविष्य भी उस संविधान के द्वारा कैसे बनेगा, वो सारी बातें उन कठिन परिस्थितियों में भी वो लगातार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने हार मान के छोड़ दिया था, वो बिल्कुल लगातार अपनी मेहनत को क्या किए थे, जारी रखे हुए थे, ठीक है। यानी कि हमको भी क्या करना चाहिए, हमेशा बिल्कुल अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए, किसी भी बात का बहाना नहीं बनाना चाहिए। एक मैं यहाँ पे छोटी सी, ये बस एकदम से 2 मिनट की कहानी है, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक असफल इंसान होता है और एक सफल इंसान होता है, ठीक है। यानी कि एक सक्सेसफुल पर्सन होता है और एक अनसक्सेसफुल पर्सन होता है, और दोनों से ही क्या किया जाता है, एक बार सर्च किया जाता है, दोनों से पूछा जाता है कि भाई आप सक्सेस नहीं हुए, आपका कोई रीजन, तो आपके पास कोई रीजन था आपके असफल होने का। तो वो जो असफल व्यक्ति था उसने क्या बताया कि उस बंदे ने बताता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, मेरे पापा के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, हमें कोई सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाती थी, पढ़ने के लिए कोई बुक्स नहीं मिल पाती थी, और ना तो हमको अच्छे से पहनने के लिए कपड़े मिल पाते थे। मतलब घर का बहुत सारा काम करना पड़ता था, इसलिए मैंने क्या किया कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं असफल रह गया, ठीक है। अब दूसरे, ये असफल व्यक्ति की कहानी है, और दूसरा जो व्यक्ति सफल था उससे जब पूछा जाता है कि भाई आपके सफल होने का रीजन क्या है, तो वो व्यक्ति भी वही सारे उदाहरण गिनाता है कि मेरे घर में गरीबी थी, मेरे पास भी पहनने के कपड़े नहीं थे, बुक्स लेने के पैसे नहीं थे, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, मतलब अच्छी छत भी नहीं थी, बारिश के मौसम में हम गीले ही रहते थे। उसके बावजूद, मतलब उसके बावजूद उस बंदे ने क्या किया, मेरे पापा के पास भी पैसा नहीं था, तो उसने क्या बताया अपने सफल होने का राज, कि मैंने ठान लिया था कि जैसे मेरे पापा आज रह रहे हैं उस तरह मुझे नहीं रहना है, मुझे इससे आगे निकलना है, और इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े वो सब कुछ मैं करूँगा, लेकिन मैं इनसे मतलब कि इस कंडीशन में नहीं रहूँगा, अब थोड़ा आगे निकलूँगा और अपने घर की, अपनी सबकी हालत को बदलूँगा, ठीक है। यानी कि उसने ठान लिया कि मेरे पास जो आज है वो कल नहीं होना चाहिए, यानी जो आज गरीबी मेरे पापा झेल रहे हैं वो कल मेरे बच्चे ना झेलें, इसलिए मैंने बोला उसने कि मैंने संघर्ष किया और मैं क्या हुआ, अपने मुकाम तक पहुंच गया। लेकिन वो असफल व्यक्ति क्या बोलता है, और यहाँ पे रियल में असफल वो मन से हो गया था कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, जितना भी होता दुनिया का बहाना बना लेते हैं। आप यदि मेरी बात अच्छे तरीके से समझ पाते होंगे तो आप लोग प्लीज़ जो मैं बोला करती हूँ उसको अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा सा भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक दिन ही ट्राई किया करिए। उस जिस तरह मैं बोलती हूँ उस तरह करने की कोशिश किया करिए, उस टाइम आपको समझ में आएगा कि क्या रियल में सच्चाई क्या है। यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो उसका बहाना मत बना के बैठना कि ये मेरे पास नहीं है, थोड़ा उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, बजाय बहाने की कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, वॉट एवर जितना भी होता है कि बहाने बनाते हैं, उन सबको छोड़ के थोड़ा हम ये बनाएं कि चलो मेरे पास ये यमलक्ष्मी कांति जी की बुक नहीं है, तो उसके लिए मतलब पढ़ना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं है। उसके लिए बुक कहाँ से मिल सकती है, वो फिर बुक कहाँ से मिल सकती है, आपको इसका आंसर ढूंढना है, ना कि ये सोच के बैठ जाना है कि बुक तो है ही नहीं, मैं पढ़ूँ कहाँ से, तो पढ़ाई ही छोड़ दो। ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा,
और ये जो पॉलिटी की हमारी एनसीईआरटी है वो भी बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें और मतलब कि एनसीईआरटी पढ़ें या एम लक्ष्मीकांत पढ़ें। देखिए सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, ठीक है। कोई बहुत माइंडेड होता है, कोई बहुत कम माइंडेड होता है। जिसको एम लक्ष्मीकांत जी समझ में आते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आते हैं वो ये पढ़े, ठीक है।